अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्ता। कभी दो तिहाई अक्सरियत तो कभी सादा अक्सरियत के ख्वाब देखने वाली नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ जो इस वक्त पार्टी के लिए पोस्टर बॉय की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, अपने एहतसाब के बयानिए को एक बार फिर मार्केट में ले आए हैं। लेकिन इस बार उनका मिजाज जारहाना से ज्यादा धीमा और इल्तिजाई था, जिससे महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर नवाज शरीफ समेत बाद सीनियर रहनुमाओं को खतरे का एहसास दिला रहा है। पहला खतरा तो नवाज शरीफ की सियासत में दोबारा एंट्री है। गो कि उनके केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन कोई भी ये बात पूरे वसूख से नहीं कह सकता कि वो इस केस में भी सुरखरू हो सकेंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने में और कागजात नामजदगी जमा कराए जाने में अब बस चंद ही रोज बाकी हैं। इस मुख्तसर दौरानिये में नवाज शरीफ का तमाम इल्जामात से बरी होकर अमली सियासत में दोबारा कदम रखना नामुमकिन नहीं तो खासा मुश्किल जरूर नजर आता है। वहाँ एक थ्योरी ये भी गर्दिश कर रही है कि अगर बानी पीटीआई को नाहल करना मकसूद है तो फिर नून लीग के कायद की भी नाहली बरकरार रहेगी, तभी तराजू के पलड़े हकीकत पे बराबर रहेंगे। नहीं तो दोनों के सियासी अमल में नाहल किया जाएगा या फिर अहल होंगे। नून लीग अक्सरियत के दावे तो कर रही है, लेकिन तमाम तर इशारे भी एक कौमी हुकूमत के मिल रहे हैं। नवाज शरीफ का छोटी जमातों के पास जाकर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट फार्मूले पर इत्तफाक करना इस बात की गमाजी करता है अगर अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी तो भी इस पे बेशतर छोटी पार्टियों को भी हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाएगा। अब तो बात पीडीएम हुकूमत में साथ देने वाली जमातों से निकलकर नौमौलूद सियासी पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट तक आ चुकी है, जिसकी मिसाल जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात और इसमें सीट एडजस्टमेंट के इत्तफाक से ली जा सकती है। इसके अलावा नवाज शरीफ अहल भी हो गए तो क्या चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे? और भी इन हालात में जब हुकूमत एक से ज़ायद जमातों की होगी, यानी एक मोहताज हुकूमत के कुछ इशारे ऐसे भी हैं कि चौथी बार वजीर आजम बनने पर कुछ हलकों को एतराज़ भी होगा। और माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ को ऐसे इलेक्शन जो 2018 की तरह हों, उसके बाद अक्सरियत लेने के बावजूद वजीर आजम का ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। आज नवाज शरीफ ने एक इजलास के दौरान भी अपने दिल का हाल बयान किया और कहा कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, बल्कि हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते। आज उन्होंने पनामा केस और अपनी सजा सुनाने वाले कुछ जजेस और जर्नलों पर तनकीद की और कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। कौम को ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया किसने है? उनकी बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ये बात कौम से नहीं किसी और को पैगाम दे रहे हैं कि सिर्फ इक़्तिदार नहीं, इज्जत भी वापस चाहिए, यानी केसेस में बाइज्जत बरी कराया जाए। नवाज शरीफ की बातें आज उनके कॉलो फेल से मुतज़ाद दिखाई दी, क्योंकि एक जानिब तो वो साकिब निसार की ऑडियो की बात कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अपने केसेस को साजिश से ताबीर कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अरशद मलिक की जो वीडियो है और उनके कंडक्ट के हवाले से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। ये वही वीडियो थी जिसको लेकर मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाद में साला साल इस वीडियो की बुनियाद पर एक जज की किरदार कुशी की जाती रही और इस बिना पर अपने हक में दबाव का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कल जब इस वीडियो से मुतालिक दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आया तो पीछे हट गए। ये वही नवाज शरीफ थे जो किसी वक्त दूसरी जमातों के मुनर्रिफीन को लोटा और छोटी जमातों को कूड़ा करकट से ताबीर किया करते थे, लेकिन आज यही नवाज शरीफ कभी चौधरी शुजात के पास जा रहे हैं तो कभी उनके पास जिन्होंने पल भर में बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार और एक नई पार्टी बना ली। मौजूदा सियासी हालात में नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनना इतना आसान नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून जाहिर कर रही है। ज़मीनी सूरत हाल, सियासी माहिरीन सब इस जानिब इशारा करते हैं कि नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वजीर आजम बनना इंतहाई मुश्किल है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत भी जाए तो क्या नवाज शरीफ एक पीडीएम टाइप हुकूमत के सरबराह बनना कबूल करेंगे और क्या वो इलेक्शन से कबल अपनी नाअहली ख़त्म करा पाएंगे? यहाँ सवाल तो ये भी है कि ऐसे लोग और जमातें जो उनके नज़रिए से कभी मुत्तफिक नहीं रहे, उनको अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करना उनके लिए मुस्तकबिल में सूदमंद साबित हो सकता है। इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, नवाज शरीफ के लिए वज़ारत उज़्मा पर जो मोहर है वो अभी तक बरकरार है कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे? जी बरकरार है जी अभी तक। तो नवाज शरीफ को इलेक्शन शेड्यूल से पहले क्लीन चिट मिल जाएगी सुहेल वड़ाइच साहब? मुझे लगता यूं ही है क्योंकि पीएमएलएन तो सारी तैयारी इसीलिए कर रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। वो आपको पता है जो टिकटों की मीटिंग्स हो रही हैं उसको हेड कर रहे हैं, जो आगे का एजेंडा दे रही है नून लीग वो भी
वही दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वही वज़ीर आज़म होंगे। और वैसे भी जो इतलात भी हमें मिली हैं उनके मुताबिक भी ऐसा ही है। यानी कानूनी महाज पर आजकल क्योंकि अदालतों के चक्कर भी लगा रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लजीजिया रेफरेंस का केस था, अब उसमें तारीख भी डल गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उससे पहले जो एक नाअहली की तलवार लटक रही है या कानूनी मसाइल का सामना है, वो बादल भी छट जाएंगे नवाज शरीफ साहब पर से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह समझे आप। लेकिन सुहेल भाई साहब, एक प्रॉब्लम और भी तो है ना कि नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे और साबिक सरबराह पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई ना अहल होंगे, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकेगी? बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2018 में है। 2018 में भी बिल्कुल ऐसे ही था कि नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे और जो इमरान खान है उनको सादक और अमीन करार दे दिया गया था। अब वही रिपीट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे और खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे। इसमें सादिक और अमीन का तड़का भी लगेगा? नहीं, वो ना भी लगे, अहल होने का मतलब भी यही है। तो इसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ही समझा जाएगा? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना तब थी ना अब है, होनी चाहिए आइडियली। हमारा तो हम तो तब भी कहते रहे कि ये ठीक नहीं है और अब भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जाहिर है जब हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे तो सदर मुमलिकत कौन होगा सर? देखें, जो इस वक्त तक का खाका है उसके मुताबिक देखें, खाके में ज़ाहिर है आगे आगे जो जाएंगे तब्दीलियां आएंगी, ये कोई हतमी खाका नहीं है। लेकिन जो मैंने बालाई तबके में जो सुनी है बाज़ गश्त, उनका खाका फ़िलहाल यही है कि ये एक ऐसी पार्लियामेंट होगी जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो नून लीग होगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी, और जो दूसरे नंबर पे पार्टी होगी वो जरदारी साहब होंगे, पीपल्स पार्टी होगी, वो सदर के उम्मीदवार होंगे। यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे? जी, अभी तक का जो खाका है, देखें इसमें तब्दीली भी आ सकती है वोटों के बाद, कि वोट जो है नून बहुत ज़्यादा ले ले, शायद वो फिर अपना ही सदर बनाए, फिर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला बनाए। लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट आई तो फिर यही सूरत हाल होगी। लेकिन सुहेल साहब, नून लीग की तरफ से तासुर दिया जाना, खासतौर पे हनीफ अब्बासी के स्टेटमेंट को मैं कोट करूंगा कि हम दोबारा पीपल्स पार्टी से इल्हाक करने या इत्तेहाद करने का खतरा मोल नहीं ले सकते, यानी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होगी? देखें, हालात पे डिपेंड कर रहा होता है ना। ये जब ये जो है ARD बनी, और जब मैं भी उन दिनों मिलता था नवाज शरीफ साहब से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से, तो दोनों के एक के बारे में बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, एक दूसरे पे शक करते थे, एक दूसरे के बारे में कहते कि ये मुखलिस नहीं है। लेकिन फिर वक्त जो है वो आपको मजबूर कर देता है, वक्त आपको करीब ले आता है। अब भी अगर रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, अगर तो नून जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले ली उसने, तो फिर जाहिर है वो PTI के पीपल्स पार्टी के साथ क्यों कोलिशन बनाएगी। और अगर हंग पार्लियामेंट हुई तो फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर आपको उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने कहा कि अगर दवाई ज्यादा डल जाए तो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी का मतलब तो फिर दवाई ज्यादा डल जाना है सुहेल साहब, तो फिर क्या होगा? जी 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 बिल्कुल, फिर जाहिर है फिर नून अपनी मर्जी करेगी, और जो है फिर नून के पास जिस तरह से नून चाहेगी उस तरह से चलेगी। लेकिन जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना पड़ता है, उसके साथ बना के रखनी पड़ती है, वगरना 2/3 अक्सरियत की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है, सिंपल मेजॉरिटी भी ख़त्म हो जाती है। हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं। तो नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा ये भुगत चुके हैं, तो इसलिए ये कोई आसान नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमत करना बड़ा मुश्किल काम है, आपको बड़ा जो है कदम बड़े एहतियात से रखने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन सर दवाई डालने वाले दवा की मिकदार ज्यादा करने का खतरा मोल लेंगे? पता नहीं चलता ना कि कितनी दवाई डालनी है। ये अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी दवाई से जरासीम मर जाएंगे और जो मरीज़ है वो सेहतयाब हो जाएगा। देखिए तो आज एक कहीं दवाई ज़्यादा डल गई तो जरासीम ज़्यादा ना मर जाएं और ज़्यादा सेहतयाबी ना हो जाए।
अभी आज एक खबर और आई है, इत्तलात है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट हो गई, उससे पहले काफ लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो पंजाब का मैदान तो खासा हमवार लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और यही लगता है कि जरासीम भी शायद पूरे तरीके से मार पाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर इसी तरह से स्मूथ सेलिंग होती रही तो। ये देखें, अभी तक ना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। उसकी वजह यह है कि ना कोई सर्वे आया है, ना कोई अभी तक वाज़ेह सूरत हाल है। पीटीआई का पहले तो ये तय हो कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसके कौन लोग इलेक्शन में लड़ सकेंगे, कौन नहीं लड़ सकेंगे। फ़िलहाल तो यही मंजर नज़र आता है कि उनका जो पीटीआई में होगा बड़ा नाम, उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उसका एक और सिनेरियो है। अगर बड़े नाम आ गए फिर एक और सिनेरियो है। देखिए, 90% तो यही चांस लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि नून को एक वाक ओवर मिल जाएगा अगर यही सूरत हाल रही, या और भी सख्त सूरत हाल हो गई। लेकिन फिर भी 10% तो इस बात का चांस है ना कि पीटीआई का वोटर निकल आए और वो अपने खंबे को भी वोट दे दे, और वो सारे इलेक्शन के नताइज को जो है वो जो सोचा जा रहा है उनको बदल दे। अभी तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं, ऑल दो चेयरमैन पीटीआई अब वो नहीं रहे, अब नए चेयरमैन आ गए हैं, साबिक सरबराह हो गए इमरान खान साहब। लेकिन बल्ला अगर बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहता है और पीटीआई को इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका भी दिया जाता है, तो स्मूथ सेलिंग का मौका तो नहीं होगा फिर पीएमएलएन के पास या किसी और पार्टी, पीपल्स पार्टी के पास या किसी और छोटी जमात के पास। फिर इसका मतलब टफ टाइम या टफ कॉन्टेस्ट तो होगा सुहेल साहब। कि शहरों में होगा, लेकिन मेरा ख्याल है देहात में नहीं होगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है इलेक्शन कैंपेन पे, पीटीआई के मुस्तकबिल पे, कितनी उसको आज़ादी मिलती है, कितनी पाबंदियां भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर तो देखो 2018 की तरह आखिरी दिन तक जो है दबाव जारी रहा पीटीआई पे, तो फिर तो ये खौफ और हरास, और इसमें ऐसे लगता है कि दही इलाकों में तो लोग जो है फिर या दूसरी पार्टियों को वोट दे देंगे या घर बैठे रहेंगे। लेकिन शहरी इलाकों में जहाँ पे मिडिल क्लास मौजूद है, जहाँ पे अवेकनिंग मौजूद है, जहाँ पे इतना खौफ नहीं है अदारों का, उस दिन वहाँ जो है ये मौजूद है खदशा कि वो बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन ये कितने हल्के होंगे, क्या इससे क्या ओवरऑल इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, ये अभी ज़ाहिर है गैस होना बाकी है। देखिए, आपने दर्जनों इलेक्शंस कवर किए हैं, और अभी जो इलेक्शंस की है इंतखाबी माहौल या जिसमें जलसे होते हैं या गर्मजोशी होती है, वोटर सपोर्टर्स के पास जाया जाता है, अभी आपको वह माहौल दिखाई दे रही है और दे रहा है। और इसके साथ ही देखिए 17 से ज़ायद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है इलेक्शन कोई इल्तवा से मुताल्लिक, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, अभी बिल्कुल वो माहौल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक साइड का पता ही नहीं है उसका कैंडिडेट कौन होगा। देखें, ये तो पता है कि नून का कैंडिडेट कौन होगा या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन जो मेन राइवल है तहरीक इंसाफ, उसका कौन कैंडिडेट होगा अभी पता नहीं है। तो जब तक दोनों कैंडिडेट पता ना हो इलेक्शन कैंपेन नहीं बनती। तो एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि ये अफवाहें कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, ये भी ज़ाहिर है अभी तक इलेक्शन के रास्ते को साफ नहीं कर पा रही। देखिए, इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो कह रही है कि पीटीआई को कंटेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। फिर आप एक पॉसिबल सिनारियो बताते हैं कि अगर कंटेस्ट करने का मौका दिया जाता है तो इंतखाबात के बाद भी जो पॉसिबिलिटीज है वो ये हो सकती है कि कोई अलहदा ग्रुप बन जाए पीटीआई का और फिर जो बनने वाली हुकूमत है उसके साथ इल्हाक कर ले। इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब तो ये फिर वाकई कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ मामला बढ़ रहा है। जी, इस पे भी जो है वो सोचा जा रहा है, और मैंने सुना था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन सकती है सुहेल साहब? नहीं, वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट तो नहीं होगी। देखें, वो भी एक पार्टी की हुकूमत होगी, एक सोच की हुकूमत होगी। वो लोग ज़ाहिर है फिर पीटीआई को तो जिस तरह पेट्रियाट ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था, इसी तरह वो भी वोट तो लेके आएंगे पीटीआई के, लेकिन पीटीआई को छोड़ देंगे। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर कि अगर वैसे कोई हंग पार्लियामेंट या कोई कौमी हुकूमत जिसका तासुर मियाँ साहब भी दे रहे हैं कि वो छोटी बड़ी जमातों से और उनके सरबराहान से मिल रहे हैं, अगर ऐसा ही होना है तो क्या ये इलेक्शंस के बगैर भी मुमकिन है? नहीं, इलेक्शंस के बगैर फिर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती ना। देखें, आप इसीलिए इलेक्शन कराए जाते हैं कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिले। आप देखें, जितने डिक्टेटर हैं
उनकी भी एक मजबूरी होती है, वो एक झूठा सच्चा रेफरेंडम भी कराते हैं, फिर एक झूठा सच्चा इलेक्शन भी करवाते हैं ताकि लेजिटिमेसी मिले। जो लोग गैर मुंतखब होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका कानूनी जवाज़ नहीं होता, उनका आइनी जवाज़ नहीं होता, तो वो फिर कोशिश करते हैं डेस्परेटली कि वो आइनी जवाज़ हासिल करें, लेजिटिमेसी हासिल करें। तो ये उनका प्रॉब्लम होता है। अब भी ये प्रॉब्लम है कि निगरान जो हैं वो टाइम से ज़्यादा जो है वो अपना गुजार चुके हैं, तो उनको भी लेजिटिमेसी जो है वो देना, या तो कोर्ट दे लेजिटिमेसी, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा कोई लेजिटिमेसी नहीं दे सकता। सुहेल साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने अदालतों की तरफ से होने वाली नाइंसाफ़ी का जिक्र किया, साबिक DGI फैज़ हमीद का भी जिक्र किया। आपको याद होगा 2013 में मियां साहब ने हुकूमत बनाने के बाद मुशर्रफ के एहतसाब का चैप्टर खोला था, तो क्या अभी तक तो वो उस तरह मवाक़ित दुखुल एहतसाब की बात नहीं कर रहे हैं? क्या हुकूमत बनाने के बाद मियां साहब ऐसा कर सकते हैं? देखिए, जाहिर है उनके दिल से ये बातें निकल तो नहीं सकती जिससे उन्हें फेस करना पड़ा। एहतसाब होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या एहतसाब जिस तरह से हमारे यहाँ होता है वो एहतसाब थोड़ा होता है, वो तो इंतकाम होता है, और फिर इंतकाम जो है वो कभी रुकने को नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि कभी एक दफ़ा सबको माफ़ कर दिया जाए। ये अगर एहतसाब के नाम पे इंतकाम हम लेते रहे तो फिर ये कभी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये इसको मामला को आगे को चलाना है तो हमें एक दफ़ा जो है इनसे निकलना होगा, इंतकाम दर इंतकाम के सिलसिले से। और जब सबको माफ़ करने की बात करते हैं तो क्या इसमें इमरान खान के लिए भी माफ़ी है सर? देखें, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है हमारे कहने से तो उनको माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा है कि जो पब्लिक लीडर्स को सज़ाएं मिलती हैं, यानी भुट्टो को एक कत्ल पर अदालती सज़ा मिली, और उस वक्त हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमें पता है कि उस वक्त बहुत से लोग ये मुतालबे करते थे कि ये फांसी होनी चाहिए। बहुत से लोग इसके हामी थे, बहुत से लोग मुतालबे करते थे। लेकिन आज तारीख़ का सबक क्या है कि भुट्टो को फांसी नहीं मिली, आवाम को फांसी मिली, उसके वोटर को फांसी मिली। तो होता यह है कि जब आप पब्लिक लीडर को सज़ा देते हैं तो उसको सज़ा तो चलो मिलती है, साथ उसके वोटर को भी सज़ा मिलती है। तो कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त करना चाहिए कि जिससे जो है वो वोटर को सज़ा ना मिले, जिससे पार्टियां ख़त्म ना हो, जिससे जमहूरी प्रोसेस जो है वो मुतासर ना हो। आप देखें मसलन अमेरिका के अंदर कितना OJ सिम्पसन ने मर्डर किया, ठीक है, आपको पता है, बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन जूरी ने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सारे ब्लैक्स के एलियनेट होने का ख़तरा था कि भाई ब्लैक्स को ये मैसेज जाएगा वहाँ के ब्लैक कम्युनिटी को कि भाई आपको परसिक्यूट किया जा रहा है। तो बहुत सारे फ़ैसले जो हैं आप दानिशमंदी से करते हैं। नवाब अकबर बुख्ती का जब मामला था तो हम चीखते रहे बहुत लोग कि भाई इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा, लेकिन वो कहते थे कि भाई इसने फ़ौजियों पे हमले किए हैं, ये वार में मुलव्वस है, आपने अकबर बुख्ती को जो है कत्ल कर दिया मिज़ाइल से। आज तक वो बलूचिस्तान में वार जो है वो ख़त्म नहीं कर सके। मिसालों से ये सबक मिलता है कि जब आप पब्लिक लीडर से डील करते हैं तो और तरह से करना चाहिए। ये जो सिर्फ गुस्सा या इंतकाम है, इसको बुनियाद बनाकर आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक। सुहेल साहब, लास्टली सर, अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या को शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वैसे तो सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी क्रिएट होगी अब की बार? देखिए, शहबाज शरीफ लाजमी तौर पे चाहे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का खिताब दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन वो अमली तौर पे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि इस वक्त सारे मामलात को वो संभाल रहे हैं। और हमने सुना भी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है 1.5 साल बाद इक़्तिदार जो है वो अपने भाई के हवाले कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बानी तहरीक इंसाफ खबरों और तनाज़ात में रहने का हुनर खूब जानते हैं। इसके अलावा उनकी सियासत का खासा रहा है कि वो मकबूल सियासी बयानियाँ अपनाते हैं जो उन्हें दिनों में महव निगाह बना देते हैं, फिर वो बयानियाँ चाहे मुल्की वफाद में हो या ना।
वो आलमी कुव्वतों की नजरों में आने के लिए भी ऐसे इश्यूज पर जानते बूझते प्रोपेगेंडा करते हैं जो मुल्की मफादात में नहीं होते। अलबत्ता आलमी साम्राज्य की खुशनुदी ऐसे एजेंडों से ज़रूर जुड़ी होती है। ऐसी एक मसला गैर कानूनी अफगान महाजरीन का है, इनके बारे में मौजूदा निगरान हुकूमत और आर्मी की आदत दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि उनकी वजह से मुल्क में माशी और सिक्योरिटी मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसी बिना पर इन गैर कानूनी महाजरीन को उनके मुल्क वापस भेजने का सिलसिला भी जारी है। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के इस इक़दाम की मुखालिफत कर रही हैं और बानी तहरीक इंसाफ इन आलमी कुव्वतों की आवाज़ से आवाज़ मिलाना शुरू हो गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ के एक्स हैंडल से इन्हीं गैर कानूनी महाजरीन से मुताल्लिक़ अब एक ख़त जारी किया गया जिनमें कुछ कुरानी आयात का हवाला देकर ये कहा गया कि अफगान महाजरीन को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का सिलसिला तर्क करके बावकार रास्ता इख्तियार करना होगा और हमसायों के साथ गहरे और बाएतमाद ताल्लुकात पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। इस ख़त में ये भी बताने की कोशिश की गई कि ये महाजरीन मुल्क पर कोई बोझ नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट और हालिया 16 धमाकों और उनमें से 14 धमाकों में इन्हीं अफगानियों के मुलव्वस होने के सबूत बारहा कौमी मीडिया पर खुद वज़ीर दाखिला दे चुके हैं और बता चुके हैं कि अक्सर दहशत गर्दी के धमाकों में अफगानी हैं। वज़ीर दाखिला इस मुताल्लिक़ क्या इंकशाफात कर चुके हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। अफ़गानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। अब जब से चेयरमैन पीटीआई का ये स्टेटमेंट सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर एक बहस भी जारी है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ को जेल में ट्वीट करने की सहूलत दस्तयाब है और इनका ये ट्वीट करने का मकसद क्या था, जिसका आज वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया और बताया कि बानी पीटीआई को जेल में ट्वीट करने की सहूलत मैसर नहीं है। ट्वीट से अफगानिस्तान और टीटीपी की हमदर्दियां लेने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती बेदखल करने के इल्ज़ाम की तरदीद की और बताया कि अब तक जितने भी महाजरीन गए वो रज़ाकाराना तौर पर गए। सरफराज बुगटी साहब का शॉट चला देगा। 90% वॉलंटियर रिटर्न है, जो लोग वॉलंटियर गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैन हैंडलिंग की बात हो रही थी, जो मुख्तलिफ मीडिया में एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता किसी को मैन हैंडल किया जा रहा है, तो इन फिगर्स के साथ ये पता चलता है कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, कोई मैन हैंडल नहीं किया गया, कोई एक केस वुमेन हरासमेंट का नहीं आया। जो इदारे इसमें इन्वॉल्व थे, तमाम लोग इसमें अप्रिसिएशन देता हूँ मैं उनको कि उन्होंने इसको बड़ा स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाया और ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बारहा ये पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं कि तमाम अफगान महाजरीन को वतन वापस जाना होगा और इस हवाले से उनका जो स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा। अब यह सवाल यह है कि आखिर बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट का मकसद क्या था? क्या हकीकत में वो हमदर्दियां समेटने और मकबूल बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सवाल ये भी है कि टीटीपी को दोबारा से मुल्क में बसाने की कोशिश ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिर उनको वापस बसाने में किसका, अब क्या जेल में ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं और बानी तहरीक इंसाफ गैर कानूनी अफगानों के जो इनखला का रोना शुरू कर दिया है? क्या केपी के अंदर इस सारी अपॉर्चुनिटी को एक नया रुख दे के कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन पीटीआई भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के कलअदम होने की तलवार सर पर लटक रही है। अभी ये खतरा बरकरार है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जा सकता है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत के बाद दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर का नोटिस जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत की। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल देते हुए कैसे इलेक्शंस थे जहां शेड्यूल समेत वोटर लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बताया गया, बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया, कागजात नामजदगी हुई, स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। कमीशन के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि मौक्कल अकबर एस बाबर अब भी पार्टी के मेंबर हैं। वकील ने इंतखाबात कलअदम करार देकर थर्ड पार्टी के जरिए इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा की। मेंबर कमीशन ने कहा कि अब अगर कोई इंतखाबी मुकाबले में सामने नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? जिस पर वकील ने बताया कि मेंबरशिप खत्म नहीं हुई, अदालती फैसला मौजूद है। वकील राजा ताहिर अब्बासी और राजा हामिद जमान ने इंतखाबात को डमी करार देते हुए कहा कि इश्तिहारी और जेल में कैद लोगों को ओहदे दिए गए हैं। यास्मीन राशिद जेल में है, अलीमीन गड्ढापुर इश्तिहारी है, उनकी नामजदगी कैसे हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उनके कागजात आए हुए हैं, कमीशन उनको देख लेगा। वकील ने इलेक्शन कमीशन से अपनी मॉनिटरिंग में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की इस्तदा की। तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह, अब दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन के सामने अकबर एस बाबर की पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने की वीडियो चलाई गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि वीडियो कानूनी शहादत के तहत सबूत के तौर पर नहीं ले सकते, वीडियो में दिखाए गए मुलाजमीन को बतौर सबूत नहीं ले सकते। अकबर एस बाबर का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस कार्रवाई के बाद जब बात की तो क्या कहा,
जरा वो भी आप कौन थे जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा? कौन थे जिन्होंने अपने मुखालफिन पे जुल्म किए? वो कौन थे जिन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया, जिस पे मैं ज्यादा नहीं जाता? अल्लाह का कानून कहता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो जालिम के साथ बराबर जुल्म होगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान मजीद कहता है। अब अकरस बाबर की दरखास्त मुस्तरद हुई है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी है। यानी पीटीआई के पास बल्ला होगा या नहीं होगा, इसका तयन होना अभी बाकी है और ये केस आगे चलकर ये डिटरमिन करेगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी, साबिक जज, उनकी जो दरखास्त बड़े अरसे से पेंडिंग थी, अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है। गुज़श्ता रोज़ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल से मुतालिक केस लंबे अरसे बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस भी तवील अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरखास्त पर 14 दिसंबर को समाअत करने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे और बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। इस केस के बाद भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी बज़ाहिर दोबारा से जज लगने के अहल नहीं होंगे, क्योंकि इस साल 30 जून को वो रिटायर को पहुंच चुके हैं। ताहम हो सकता है कि वो अपनी वकालत को कंटिन्यू करें, जैसे हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपनी वकालत को कंटिन्यू किया था। ताहम इसके बाद वो रेगुलर रिटायरमेंट पेंशन और दीगर मलात ज़रूर ले सकेंगे और उनकी अखलाकी फतह भी होगी। लेकिन इस केस का इंपॉर्टेंट पहलू उनकी तरफ से लगाए गए वो इल्ज़ामात कहते हैं कि कुछ हसास इदारों के अफसरान ने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की और बसूरत दीगर उन पर उफ्ताद गिरी। तो इस हवाले से भी डिटरमिन हो जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।